गुड मॉर्निंग क्लास। हमने जब चाणक्य ने दूसरा दीपक जलाया पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर है 44। लघुत्तरी का पहला प्रश्न है, सेल्यूकस कहाँ का राजा था, वह भारत क्यों आया था? तो लिखिए आप इसका आंसर। सेल्यूकस सीरिया का राजा था। सीरिया का राजा था। वह भारत भ्रमण एवं भारतीय संस्कृति को जानने भारत आए थे या आया था। सेकंड है, मेगास्थनीज कौन था, उसने चाणक्य से मिलने का समय कब निश्चित किया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के शासनकाल में नियुक्त राजदूत था। पूर्ण विराम। चाणक्य से मिलने के लिए उन्होंने सायंकाल का समय निश्चित किया था। तीसरा क्वेश्चन है लघुत्तरी, जब चंद्रगुप्त और सेल्यूकस कुटिया में पहुंचे तब आचार्य चाणक्य किस कार्य में व्यस्त थे? जब राजा चंद्रगुप्त और सेल्यूकस कुटिया में पहुंचे तब आचार्य चाणक्य राजकीय कार्य में व्यस्त थे। चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, सेल्यूकस के चकित होने का क्या कारण था? सेल्यूकस ने चाणक्य द्वारा एक जलते हुए दीपक को बुझाने एवं दूसरे दीपक को जलाने के कारण सेल्यूकस के चकित होने का कारण था। ऐसे आप लिखिए, सेल्यूकस के चकित होने का कारण था चाणक्य द्वारा जलते हुए दीपक को बुझाना एवं दूसरे दीपक को जलाना। दीर्घोत्तरी का पहला प्रश्न है, आचार्य चाणक्य के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। लिखिए, आचार्य चाणक्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में महामंत्री के पद पर होते हुए भी अत्यंत सरल व साधारण जीवन व्यतीत करते थे। वे एक राष्ट्रभक्त, प्रतिभाशाली, चरित्रवान, कर्तव्यशील, दूरदर्शी एवं राजनैतिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति थे। ये दीर्घोत्तरी का फर्स्ट लिखा हमने। अब लिखे दीर्घोत्तरी का सेकंड। सेल्यूकस ने कुटिया में क्या क्या देखा? जब राजा सेल्यूकस, लिखिए आप लोग, जब राजा सेल्यूकस आचार्य चाणक्य की कुटिया में पहुंचे तो उन्होंने वहां एक जल का घड़ा, कुछ समिधाएं मैंने आपको बताया था, जलाने वाली लकड़ी को उपले को बोलते हैं। कुछ समिधाएं, एक चटाई एवं पढ़ने लिखने के लिए एक चौकी, पुस्तकें एवं दो दीपाधार रखे हुए देखे थे। पूर्ण विराम लगा दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दीर्घोत्तरी का। एक दीपक बुझाकर दूसरे दीपक को जलाने के पीछे चाणक्य का क्या तर्क था? एक दीपक बुझाकर दूसरे दीपक को जलाने के पीछे चाणक्य का तर्क था कि जब मैं राजकीय कार्य करता हूँ तब मैं राजकोष से मिले पैसों से खरीदा हुआ तेल का उपयोग करता हूँ।
तब मैं राजकीय कोष से मिले हुए पैसों के तेल का उपयोग करता हूँ एवं व्यक्तिगत उपयोग के लिए मैं स्वयं के पैसों से खरीदा हुआ तेल उपयोग में लाता हूँ या प्रयोग करता हूँ। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं और एक्सरसाइज मैंने कल इसकी करवा दी थी आपको। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग कॉपी कंप्लीट करना बंद मत करना, कॉपी अपनी कंप्लीट रखना, टाइम से बिल्कुल कॉपी कंप्लीट करना और हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, वर्क कंप्लीट होते रहना चाहिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बालिका का परिचय। ये सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ है। मेरे पास जो बुक है पुरानी वो पूरी गंदी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा किसी ने इसमें पेन से सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये है बालिका का परिचय, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो कवित्री परिचय वो मैं आपको पढ़ाती हूँ आज। राष्ट्रीय चेतना की जागरूक कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आप लगाओगे, सुभद्रा जी की साहित्य साधना कर्मस्थली मध्य प्रदेश रही। मतलब उन्होंने जो लिखा, मतलब वो जन्म तो उनका इलाहाबाद में हुआ था, उसके बाद मध्य प्रदेश में ही सब उन्होंने काम किया, मध्य प्रदेश में ही रही, वहीं लेखन कार्य किया, साहित्य साधना जितनी भी की, जो भी साहित्य लिखा पढ़ा वो सब उनका मध्य प्रदेश ही मेन रहा। महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित होकर इन्होंने नवयुवकों को देशभक्ति की प्रेरणा देने वाली रचनाएं लिखी। सुभद्रा जी ने अपने काव्य में वात्सल्य की मधुर व्यंजना के साथ साथ पारिवारिक और सामाजिक जीवन के मोहक चित्र भी अंकित किए हैं। उसके बाद एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा, सुभद्रा जी के काव्य में जहाँ एक और नारी सुलभ ममता और सुकुमारता है तो दूसरी ओर वीरांगना का शौर्य और ओज भी दृष्टिगोचर होता है। मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान नारियों की स्थिति पर लिखती थी, तो नारियों की दोनों प्रकार की जो स्थिति होती है, एक प्रकार की जो स्त्री होती है उसमें नारी को नाजुक बताया है, कम मतलब थोड़ा सा कोमल बताया है, सॉफ्ट हार्टेड बताया। दूसरी ओर नारी को उन्होंने झांसी की रानी जैसे वीर और निडर और ताकतवर बताया है। तो वो दोनों प्रकार नारी के जो रूप हैं, दोनों रूप उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किए हैं। कल्पित प्रतीकों के मुंह में न पड़कर इन्होंने काव्य में अनुभूति को प्रधानता दी है। मतलब कल्पना नहीं की है, जो भी उसमें लिखा है, जो भी काव्य रचना की उसमें कल्पना नहीं डाली है, उन्होंने बोला अनुभूति, मतलब अनुभव करके उन्होंने लिखा है। यही इनके काव्य कला की सफलता है। हिंदी काव्य परंपरा की वीर रस प्रधान रचनाओं में सुभद्रा कुमारी चौहान का महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमने इनका काव्य परिचय पढ़ लिया। अब मैं आपको केंद्रीय भाव समझाती हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान की वात्सल्य प्रेम को लक्ष्य कर लिखी गई रचना बालिका का परिचय आज भी मील का पत्थर कही जा सकती है। मील का पत्थर मतलब ऐसा, मील का पत्थर किसको कहा जाता है? किसी भी चीज के लिए जब मील का पत्थर शब्द उपयोग होता है तो उसका मतलब है सुनिश्चित या दृढ़, जो हिलता नहीं है अपनी जगह से। मील का पत्थर मतलब उसकी स्थिति बहुत मजबूत है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो बालिका का परिचय रचना लिखी है वो आज भी मील का पत्थर, मतलब आज भी उसका प्रभाव वैसा का वैसा ही है जब उन्होंने लिखी थी, उसके बाद से आज तक। सॉरी। प्रस्तुत कविता में मानो उनका मातृ हृदय ही साकार हो उठा। वे नन्ही बालिका को अंधेरे में दीपक, घटा का उजाला, नैनों की ज्योति, ईशा की क्षमा, मोहम्मद का विश्वास तथा गौतम की दया जैसे अनेक यशस्वी प्रतीकों के रूप में देखती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने, मैंने पहले भी काव्य परिचय में भी हमने पढ़ा है कि वो नारी को विभिन्न रूपों में देखती हैं, और यहाँ उन्होंने बालिका के लिए, मतलब जो बच्चियाँ होती हैं, छोटी लड़कियाँ होती हैं जो जन्म लेती हैं। पहले के समय में ऐसा था कि लड़कियों के जन्म अच्छा नहीं माना जाता था, उनको बोझ समझा जाता था, लड़कियों को दूसरे पराया धन समझा जाता था। मतलब बस यदि किसी की लड़की है तो उसको जैसे तैसे बड़ा करो और छोटी उम्र में 12-13 वर्ष की उम्र में ही उनका शादी करा दो और वो दूसरों को सौंप दो। तो वो 12-13 वर्ष तक होने तक ना उनको पढ़ाते थे, उनको बहुत प्रतिबंध होते थे, घर में रहो, घर से बाहर नहीं जाना, खेलना नहीं है, पढ़ाई नहीं करना है, घर के काम सीखना है, रोटी बनाना,
घर में जो माँ काम करती है वो सब काम उसको उस उम्र तक सीखना है और उसके बाद उसकी शादी करके दूसरे के घर में उनको भेज देना है। तो यही होता था। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने बताया कि नहीं, यदि बालिका को आप बोझ समझते, बच्चे लड़कियों को आप जिस रूप में देखते हो वो ही सही नहीं है। बालिका को उन्होंने अंधेरे में दीपक, घटा का उजाला, नैनों की ज्योति, बहुत सारे रूप बताए हैं और अपनी काव्य रचना में उन्होंने, जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ऐसा उन्होंने क्यों लिखा है। इस प्रकार उन्होंने माँ शिशु के मध्य के रागात्मक संबंध का नैसर्गिक चित्रण किया है। बेटियां भविष्य की निर्माता है। उन्होंने एक ही लाइन बोली, बेटियां भविष्य की निर्माता है। मतलब यदि आप बेटियां यदि आपकी नहीं हैं, यदि किसी की भी बेटी नहीं है, तो आप भविष्य को कैसे देखते हो, फ्यूचर को कैसे देखते हो? क्योंकि यदि बेटियां होंगी तो ही आप किसी का वंश आगे बढ़ेगा, किसी का, क्योंकि बेटियों को सृष्टिकर्ता बताया गया है। भगवान ने ही ऐसी क्षमता दे के भेजा है कि वो संसार को, भविष्य को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। सुभद्रा जी की यही भावना उनकी कविता में दिखाई देती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब कविता स्टार्ट करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि बालिका का परिचय मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान ने लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए कैसी भावना व्यक्त की है या किस भाव से ये कविता लिखी है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय एवरीवन।